हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 11th के अकाउंटेंसी के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ अकाउंटिंग एंट्रीज डिस्कस करूंगा कुछ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस के केस में। तो ये आपका ऑब्वियसली जर्नल के टॉपिक में आता है और जर्नल टॉपिक के पुराने पार्ट्स मतलब 2 पार्ट्स बेसिकली ऑलरेडी चैनल में अपलोडेड है। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो आप वो देख सकते हैं, लिंक मैं आई बटन पे छोड़ दूंगा। तो चलिए बिना ज्यादा वक्त गवाए मैं अपने वीडियो लेक्चर को शुरू करता हूं। इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ कुछ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस भी डिस्कस करूंगा और उसकी बेसिकली ये डिस्कस करूंगा कि कैसे हम इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं। तो हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, फिर भी मैं पूरी से पूरी कोशिश करूंगा कि वीडियो छोटी से छोटी रखूं और टू द पॉइंट रखूं। तो चलिए, तो कुछ कुछ ट्रांजैक्शंस, स्पेशल ट्रांजैक्शंस या स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस मैंने नोट करके रखी हैं। एक एक करके सारी ट्रांजैक्शंस को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला है डिस्काउंट एंड रिपीट। तो डिस्काउंट जो वर्ड है ये आप लोगों के लिए नया नहीं है। आपने इसको अपनी डे टू डे लाइफ में भी देखा है डिस्काउंट को प्रैक्टिकली, एंड आपने ऑलरेडी डिस्काउंट का मीनिंग आई बिलीव पढ़ भी रखा होगा। तो डिस्काउंट बेसिकली अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो क्या होता है, जब भी किसी कोई सेलर जो भी प्राइस होता है, एग्रीड प्राइस होता है, उसमें से कुछ कम कर देता है, कुछ डिडक्ट कर देता है, कुछ छूट दे देता है, उसको हम बोलते हैं डिस्काउंट। तो अब आपको थोड़ा सा आप डिस्काउंट को टेक्निकली समझना है और स्पेसिफिकली आपको अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इनको पढ़ के चलना है। तो अगर मैं डिस्काउंट की बात करूं तो ध्यान रखना, डिस्काउंट मोटे मोटे 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट और तीसरा होता है रिबेट। तो मैं तीनों डिस्काउंट को फटाफट से डिस्कस करूंगा और इनके ऊपर कुछ एग्जांपल्स भी है मैंने नीचे लिख रखे। तो इन एग्जांपल्स को भी मैं डिस्कस कर लूंगा ताकि आपको इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अगर मैं ट्रेड डिस्काउंट की बात करूं तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है। ट्रेड डिस्काउंट ऐसा डिस्काउंट होता है जो सेलर देता है एट द टाइम ऑफ परचेज फॉर परचेज इन बल्क क्वांटिटी। तो जब भी एक बायर किसी सेलर से खूब सारी क्वांटिटी में सामान खरीदता है तो उस केस में जो सेलर होता है बायर को कुछ डिस्काउंट दे देता है। इस डिस्काउंट को हम बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। अब इसकी अगर मैं बात करूं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की, तो सबसे पहली बात आपको याद रखना है कि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो इनवॉइस में, सेल्स की जो इनवॉइस होता है उसमें सेल प्राइस में से डिडक्ट होता है। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो इनवॉइस में आता है और इनवॉइस में सेल प्राइस में से कम होकर दिखता है। और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो आपको हमेशा ये जिंदगी भर याद रखना है कि जो ट्रेड डिस्काउंट होता है इसकी कोई सेपरेट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होती। यानी कि ट्रेड डिस्काउंट की कोई सेपरेट जर्नल एंट्री नहीं पास करनी होती। तो सवाल उठता है, सर ट्रेड डिस्काउंट को हम कैसे दिखाएंगे, हम अकाउंटिंग एंट्री कैसे पास करेंगे, हम जर्नल में इसको कैसे दिखाएंगे। तो इसको मैं एक छोटे से एग्जाम्पल की हेल्प से आपको बताता हूं। तो नीचे आइएगा, तो ये एग्जाम्पल कहता है ए सेल्स गुड्स टू बी फॉर ₹10,000 एंड अलाउज ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%, शो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो ए ने बी को 10,000 का कुछ सामान बेचा और बोला ठीक है तुम अच्छे बल्क में सामान खरीदते हो मुझसे, तो मैं तुमको कुछ 10% का ट्रेड डिस्काउंट दे देता हूं। तो जब आपका इस केस में जो इनवॉइस बनता है ना, इनवॉइस कुछ इस प्रकार का बनता है। आपका यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूं। सबसे पहले लिखा होता है लिस्ट प्राइस, सबसे पहले लिखा होता है लिस्ट प्राइस, और इसमें जो भी एग्रीड प्राइस है, एमआरपी है, जो भी इनका एज पर इनकी एग्रीड रेट होता है वो प्राइस आ रहा होता है। तो जैसे इस एग्जांपल में बोलूं तो 10,000, और फिर इनवॉइस के अंदर ही जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो लेस होता है। तो इसमें से मैं लेस कर दूंगा ट्रेड डिस्काउंट, और मैंने एग्जांपल में बोल रखा है ये 10% है। तो 10,000 का 10% हो जाता है 1,000। एक्चुअल में जो आपको प्राइस पे करनी है, यानी मेरे इस एग्जांपल में अगर बोलूं कि बी को जो ए को पे करना है वो है 9,000 रुपीज। तो 1,000 रुपीज क्या है, सबसे पहली बात 1,000 है आपका ट्रेड डिस्काउंट। ये है आपका ट्रेड डिस्काउंट।
तो ट्रेड डिस्काउंट, सबसे पहली बात मैंने आपको बताई कि ट्रेड डिस्काउंट के केस में आप कोई सेपरेट जर्नल एंट्री नहीं पास करते। ट्रेड डिस्काउंट की कोई सेपरेट एंट्री नहीं होती, कोई स्पेसिफिक अकाउंट नहीं खुलता ट्रेड डिस्काउंट का। तो इसको रिकॉर्ड करने का बहुत ही सिंपल तरीका होता है। इसमें आप जो जर्नल एंट्री पास करते हो, तो जैसे कि ये क्या है, बी परचेज कर रहा है ए से, तो जो बी पास करेगा इन द बुक्स ऑफ बी, इन द बुक्स ऑफ बी या इन द जर्नल ऑफ बी, बुक्स बोलता हूं इसका मतलब होता है जर्नल, ठीक है। तो इन द बुक्स ऑफ बी, बी क्या है, बी बायर है। बी अपनी बुक्स में कैसे इसको रिकॉर्ड करेगा, बी के लिए परचेज है, तो परचेज होती है तो इसको आप डेबिट करते हो, ये अब आपको पता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट, टू एज अकाउंट। और इवन दो एग्रीड प्राइस 10,000 है, लेकिन जो अब यहां पे अमाउंट रिकॉर्ड होगा परचेज का, वो नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट होगा, दैट इज 9,000 रुपीज, 9,000 रुपीज। दैट मीन्स जो 1,000 रुपए का जो ट्रेड डिस्काउंट देखा आपने, इसके कोई सेपरेट अकाउंट नहीं खोला, इसको मैंने कहीं सेपरेटली डिस्क्लोज नहीं करा, मैंने स्ट्रेट अवे जो अपनी परचेज की एंट्री पास करी, उसमें जो अमाउंट लिया वो आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट लेके ले लिया। हेंस मैंने बोला इसकी कोई सेपरेट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होती। सिमिलरली अगर मैं बोलूं इन द बुक्स ऑफ ए, इन द बुक्स ऑफ ए यानी सेलर, सेलर अपनी बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करेगा इसको, तो सबसे पहली बात सेलर के लिए क्या है, ये सेल्स है, तो एज अकाउंट डेबिट, सॉरी बीज अकाउंट डेबिट, नॉट एज अकाउंट डेबिट, बीज अकाउंट डेबिट, क्योंकि बी क्या हो गया, बी ए के लिए डेटर हो गया, टू सेल्स अकाउंट। और अगेन बी ए भी जो रिकॉर्ड करेगा इसको सेल्स को, वो नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट के अमाउंट पे रिकॉर्ड करेगा, दैट इज 9,000। इस प्रकार से आपका ट्रेड डिस्काउंट की ट्रीटमेंट चलती है। तो आई बिलीव ट्रेड डिस्काउंट की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और उसकी अकाउंटिंग एंट्री कैसे होती है वो आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। सिमिलरली नेक्स्ट डिस्काउंट की बात करते हैं अब हम, कैश डिस्काउंट। तो सबसे पहली बात, मीनिंग क्या होता है कैश डिस्काउंट का, इट इज अलाउड बाय सेलर इफ पेमेंट इज रिसीव्ड विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम, दैट इज कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाता है, टू एनकरेज टाइमली और अर्ली पेमेंट। तो जब भी क्रेडिट सेल्स परचेज होती है, तो जो सेलर होता है वो अपनी इनवॉइस में बोलता है या अपने एग्रीमेंट पे बोलता है कि बायर को कि भाई तुम इतने टाइम के अंदर अगर पे कर दोगे तो मैं तुम्हें कुछ डिस्काउंट दे दूंगा। इसको हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। यानी कि कैश डिस्काउंट देते क्यों है, स्पेसिफाइड टाइम से पहले पे करने के लिए देते हैं, एंड सेलर के लिए फायदा होता है, सेलर को पैसा जल्दी मिल जाता है। तो सेलर कैश डिस्काउंट देता है अपने बायर को इंकरेज करने के लिए कि भाई बायर भाई तुम मेरे को टाइम से पैसा पे कर दियो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम कैश डिस्काउंट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इस पे भी मैं एग्जांपल डिस्कस करूंगा, इट इज अलाउड आफ्टर अलाउइंग ट्रेड डिस्काउंट। यानी जो कैश डिस्काउंट कैलकुलेट होगा वो आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट होगा, एग्जांपल की हेल्प से देख लेंगे। और दूसरी बात इसमें आपको याद रखनी है कि इसकी अकाउंटिंग अगर मैं ट्रीटमेंट बोलूं, यानी जर्नल अगर एंट्री इसकी कैसे पास होती है, तो इसकी सेपरेट अकाउंटिंग होती है, यानी सेपरेटली रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, दैट इज जर्नल में। तो सेलर अपनी बुक्स में इसको क्या दिखाता है, तो सेलर अपनी बुक्स में इसको डिस्काउंट अलाउड दिखाता है, क्योंकि सेलर के लिए डिस्काउंट क्या है, खर्चा है। क्योंकि सेलर डिस्काउंट दे रहा है तो सेलर के लिए डिस्काउंट खर्चा है, तो वो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में इसको डेबिट कर देता है, बिकॉज ये क्या है, ये है आपका एक्सपेंस। और बायर अपनी बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करता है, वो उसको क्रेडिट करता है इन डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, क्योंकि बायर के लिए जो डिस्काउंट उसको मिल रहा है वो है इनकम। तो इसको एक एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको बता देता हूं, इसके ऊपर भी एग्जांपल है एक छोटा सा सिमिलर सा। तो कहता है ए सेल्स गुड्स टू बी फॉर ₹50,000 एंड अलाउज 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। इसकी आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दिखाइए। तो सबसे पहली बात, इसकी कैलकुलेशन, कैश डिस्काउंट को आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो आपको पहले वही अपना, जैसे ऊपर वाले एग्जांपल में क्या, आपको लिस्ट प्राइस लेना है जो भी एग्रीड प्राइस है, जैसे 50,000 इस केस में। फिर सबसे पहले आपको ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है। तो ऊपर मैंने ये लिखा था कि कैश डिस्काउंट आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट अलाउड किया जाता है, तो यानी कि आपको पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है, दैट इज 10%। वो आ जाएगा इसका 5,000, बच गया आपका 45,000। और अब जो कैश डिस्काउंट कैलकुलेट होता है वो आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट वाली प्राइस पे होता है। तो जो आपका कैश डिस्काउंट इस केस में 5% है, वो 45,000 का
5% के ऊपर की बेसिस पे कैलकुलेट होगा। तो ये मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, ये आएगा आपका 45 इंटू 5%, दैट इज 2250। 2250 दैट इज एक्चुअली में जो बी को पे करना है, ए को, वो कितना पे करना है आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट? 42,750। 42,750 अमाउंट टू बी पेड बाय बी टू ए। तो इसकी भी मैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिस्कस कर लेता हूं। तो सबसे पहली बात, इन द बुक्स ऑफ ए, ए भी देख लेते हैं सेलर के केस में कैसे रिकॉर्ड करेगा वो, इन द बुक्स ऑफ ए। तो ए के लिए सबसे पहली बात क्या है, सेल्स है। तो एज अकाउंट डेबिट, तो ए से कितना पैसा मिलना है, सॉरी बी से, मैं बार बार ए लिख लेता हूं, ए को बी से कितना पैसा मिलना है, ये वाला पैसा 42,750 आफ्टर ऑल डिस्काउंट। तो बी से पैसा जो मिलना है वो है 42,750। सेल्स कितनी की हुई है, टू सेल्स अकाउंट, सेल्स कितनी की हुई है आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट लेते हैं, आपको पता है ट्रेड डिस्काउंट को सेपरेटली नहीं रिकॉर्ड करना होता। तो आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट कितना प्राइस बना है आपका, 45,000 का। तो सेल्स हुई है आपकी 45,000 की। और जो बच गया अमाउंट वो है कैश डिस्काउंट, जो कि ए के लिए खर्चा है। तो खर्चे को वो कर देगा डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट के नाम से। तो ये आ जाएगा आपका 2250। 2250। तो इस प्रकार से इसकी जर्नल एंट्री चलेगी। सिमिलरली अगर बी को रिकॉर्ड करना होगा तो बी कैसे रिकॉर्ड करेगा, इन द बुक्स ऑफ बी, इन द बुक्स ऑफ बी। तो बी के लिए क्या है, बी के लिए परचेज है, तो परचेज अकाउंट डेबिट। और जो प्राइस लेनी होती है वो आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट वाली लेनी होती है, तो 45,000। टू एज अकाउंट, ए क्रेडिटर है बी के लिए, लाइबिलिटी बढ़ रही है, लेकिन कितना पैसा पे करना है, 42,750। और जो बचा हुआ अमाउंट है वो क्या है, बी के लिए इनकम है, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। बी को जो डिस्काउंट मिला 2250 का, वो अलग से उसने रिकॉर्ड कर दिया। दैट मीन्स आपने देखा, चाहे वो सेलर की बुक्स हो चाहे वो बायर की बुक्स हो, कैश डिस्काउंट सेपरेटली रिकॉर्ड होता है आपकी बुक्स में। ठीक है, तो याद रखना है, ट्रेड डिस्काउंट की कोई सेपरेट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होती, कोई सेपरेट अकाउंटिंग एंट्री नहीं होती। सिर्फ जो सेल परचेज की एंट्री पड़ती है, जो अमाउंट पड़ती है, वो आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट होती है। बट कैश डिस्काउंट के केस में सेलर हो चाहे बायर हो, उसको अपनी बुक्स में उसको सेपरेटली दिखाना पड़ता है, सेपरेटली रिकॉर्ड करना पड़ता है। ऑब्वियसली सेलर के लिए डिस्काउंट खर्चा है और बायर के लिए डिस्काउंट इनकम होती है। ठीक है, चलो इसी प्रकार से एक और डिस्काउंट होता है, एक और प्रकार का डिस्काउंट होता है जिसको हम बोलते हैं रिबेट। तो रिबेट क्या होता है, ये भी एक प्रकार का डिस्काउंट है जो सेलर अलाउ करता है फॉर रीजंस अदर देन फॉर विच ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट आर अलाउड। तो ट्रेड डिस्काउंट अलाउ होता है फॉर परचेज इन बल्क क्वांटिटी, मतलब बल्क क्वांटिटी में जब परचेज होता है तब अलाउ होता है। कैश डिस्काउंट टाइमली पेमेंट के लिए अलाउ होता है। इसके अलावा अगर किसी और रीजन के लिए डिस्काउंट दिया जाए तो उसको हम बोलते हैं रिबेट। फॉर एग्जाम्पल, मान लो सेलर ने बायर को कुछ सामान बेचा, लेकिन बाद में बायर को पता लगा कि जो उसने सामान खरीदा है उसकी क्वालिटी बहुत ही खराब निकली, बेकार क्वालिटी है। तो सेलर क्या करेगा, वो बायर से, सॉरी बायर क्या करेगा, वो सेलर से जाके लड़ भिड़ेगा कि तुमने मुझे इतने घटिया क्वालिटी का सामान दिया है। तो उस केस में अगर सेलर बोलता है कि एक काम करो, मैं तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे देता हूं, तो मैं इसमें 30% और माफ कर देता हूं, तो ऐसे डिस्काउंट को हम बोलते हैं रिबेट, जो कि किसी और पर्पस के लिए अदर देन फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट, किसी भी और रीजन के लिए अगर दिया जाता है तो उसको हम बोलते हैं रिबेट। और इसकी भी आपको याद रखना, इसकी भी सेपरेट अकाउंटिंग एंट्री होती है पास, कैश डिस्काउंट की तरह। तो या तो वो डेबिट होता है रिबेट अलाउड अकाउंट में बायर, सॉरी सेलर के लिए एक्सपेंस है, रिबेट अलाउड अकाउंट में उसे डेबिट कर देगा। और बायर के लिए इनकम होता है, इसलिए वो उसको रिबेट रिसीव्ड के नाम से क्रेडिट कर देगा। एज द केस में भी, मतलब बायर है तो अकॉर्डिंगली वो अपनी बुक्स में इनकम दिखाएगा रिबेट रिसीव के नाम से, और सेलर है तो वो अपनी बुक्स में उसका एक्सपेंस दिखाएगा बाय द नेम ऑफ रिबेट अलाउड। इस पे भी एक एग्जांपल है मेरे पास, तो वो एग्जांपल भी डिस्कस कर लेता हूं मैं फटाफट से। तो कह रहा है भाई, एग्जाम्पल कहता है, ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर ₹25,000। These goods turned out to be of poor quality and hence A allowed B
अ रिबेट ऑफ ₹5,000 शो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। तो इसमें भी मैं दोनों के केस में, ए की बुक्स में और बी के बुक्स में, दोनों की बुक्स में दिखा देता हूं ट्रीटमेंट। सबसे पहली बात, सेलर इन द बुक्स ऑफ ए। ए क्या है? सेलर है। तो ए इसको कैसे रिकॉर्ड करेगा? जब उसने, यहां पे मैंने ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट नहीं लिया, सिंपली सिर्फ रिबेट ले रखा है। तो जब उसने बेचा होगा सामान तो उसने क्या एंट्री करी होगी? बीस अकाउंट डेबिट टू सेल्स, टू सेल्स अकाउंट। सेल्स के टाइम इसने ये एंट्री करी होगी 25,000 रुपए। लेकिन बाद में बी को पता लगा कि भाई सामान तो बहुत ही खराब क्वालिटी का है, तो बी क्या बी ने क्या किया? ए से लड़ने आ गया। ए से बोला कि भाई तुमने मेरे को इतना खराब क्वालिटी का सामान बेचा है। तो ए ने बोला एक काम करो, मैं 5,000 रुपए तुम्हें तुम्हारे और माफ कर देता हूं। तो इसको हम बोलते हैं रिबेट। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी? खर्चा है, ये ए के लिए खर्चा है, तो वो क्या करेगा? रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिट करेगा। रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट, टू बीज अकाउंट, क्योंकि 5,000 का जब वो रिबेट दे रहा है तो 5,000 रुपए से जो डेटर है उसका वो कम हो जा रहा है। तो बी का अकाउंट कम हो रहा है, बी डेटर है ए के लिए, तो उसका अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली आपकी ये एंट्री स्पेसिफिकली पास हो जाएगी। इस केस में भी आपने देखा रिबेट के लिए स्पेशली एक अलग एंट्री करी जा रही है, स्पेसिफिक इंडिविजुअल एंट्री करी जा रही है, सेम एज इन केस ऑफ कैश डिस्काउंट। सिमिलरली अगर मैं बोलूं इन द बुक्स ऑफ बी, बी कैसे रिकॉर्ड करेगा इसको? इन द बुक्स ऑफ बी, बी के लिए परचेज है तो सबसे पहले तो परचेज की एंट्री डालेगा वो, परचेज अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट। यहां पे अमाउंट आ गया आपका 25,000। और जब उसको रिबेट मिल गया तो रिबेट इसके लिए इनकम है, तो वो क्या एंट्री डाल देगा? एज अकाउंट डेबिट टू रिबेट रिसीव्ड अकाउंट। रिबेट रिसीव्ड अकाउंट, क्योंकि रिबेट रिसीव्ड इनकम है और ए लाइबिलिटी है, क्रेडिटर है, तो 5,000 रुपए से इसका क्रेडिटर भी कम हो गया और 5,000 रुपए की एक रिबेट के नाम से इसकी इनकम आ गई। और अकॉर्डिंगली दोनों के केस में अकाउंटिंग ऐसे हो जाती है, जर्नल रिकॉर्ड हो जाती है। तो ये आपका सिंपल डिस्काउंट के केस में आपको कैसे एंट्रीज करनी है। तो आपको सबसे पहले जब भी डिस्काउंट दिया होगा आपके क्वेश्चन में, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि डिस्काउंट कौन सा है, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट या रिबेट, एंड अकॉर्डिंगली फिर आपको उसकी अकाउंटिंग एंट्री बना के चलनी है। तो सबसे बड़ा आपका डिस्कशन था इसी के ऊपर, डिस्काउंट एंड रिबेट के ऊपर। आई बिलीव ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं अपने सेकंड स्पेसिफिक स्पेशल ट्रांजैक्शन में, जो है बैड डेट्स। तो ये टर्म आई बिलीव आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। बैड डेट्स का क्या मतलब होता है? जब भी किसी डेटर से, जो डेटर क्या होता है? डेटर से हमें कुछ पैसे मिलने होते हैं, तो जब भी कोई डेटर से जो पैसे मिलने हैं वो इनरिकवरेबल हो जाते हैं, नॉट रिकवरेबल हो जाते हैं, या पार्शली नॉट रिकवरेबल, या पार्शली रिकवरेबल हो जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं बैड डेट्स। तो बेसिकली डेटर से अगर मुझे कुछ पैसा मिलना है और डेटर मान लो इंसॉल्वेंट हो गया, डेटर कहता है मैं तुम्हारे पैसे नहीं दे सकता, तो जो पैसे अब डेटर से हमें नहीं मिलेंगे वो हमारे लिए क्या होता है? एक नुकसान होता है, और उस नुकसान को बोलते हैं हम बैड डेट्स। दो अमाउंट नॉट रिकवरेबल, उसको हम बोल देते हैं बैड डेट। तो इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है? बहुत सिंपल है। बैड डेट्स मैंने आपको बोला लॉस है, नुकसान है, और नुकसान हमेशा क्या होता है? डेबिट होता है। तो बैड डेट्स अकाउंट को आप डेबिट कर देते हो। और डेटर क्या है? डेटर एसेट है। तो अब जो पैसा आप डेटर से नहीं मिलना, तो वो अब आप क्या करोगे? एसेट अपनी कम कर दोगे, डेटर कम कर दोगे उतने पैसों से, तो डेटर के अकाउंट को आप क्रेडिट कर दोगे। और इन केस अमाउंट कुछ पार्शली रिकवरेबल है, यानी कि मान लो डेटर से हमको पैसा मिलना था 1,000 रुपए, बट डेटर हमको 600 रुपए ही दे पाता है, 400 रुपए नहीं देता, तो इसको हम बोलते हैं पार्शली रिकवरेबल। तो उस केस में आपको कैसे एंट्री करनी है? तो जितना पैसा मिल गया वो कैश में मिला होगा या चेक में मिला होगा, बैंक में मिला होगा, तो जो पैसा मिल गया उसको आप कैश बैंक में डेबिट कर दो। तो मैंने जैसे फॉर एग्जांपल ले लिया, 1,000 में से 600 रुपए मिला, 400 रुपए नहीं मिला, तो 600 रुपए जो मिल गया वो आप डाल दोगे कैश बैंक में डेबिट करके। जो पैसा नहीं मिला वो नुकसान हो गया, बैड डेट हो गया 400 रुपए, और डेटर अब आपका पूरे अमाउंट से खत्म हो गया 1,000 रुपए से। इस प्रकार से इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चलती है। तो एक इलस्ट्रेशन है इसके ऊपर, एक अच्छा सा इलस्ट्रेशन है हमारे पास, जिसमें आपका डिस्काउंट और रिबेट डिस्काउंट और बैड डेट्स दोनों आ रहे हैं। तो हम एक बार इस इलस्ट्रेशन को भी चेक कर लेते हैं। तो इलस्ट्रेशन कह रहा है पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ आकाश एंड कंपनी।
तो बहुत सारी ट्रांजैक्शंस दे रखी है अलग अलग डेट पे, आपको क्या करना है, आपको इसकी अकाउंटिंग एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहली बात, डेट वाइज दे रखी चीजें, और आप लोगों को ये पता हो गया होगा, आपने पढ़ लिया होगा कि जर्नल क्या होती है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड होती है। तो आपको डेट वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारी अकाउंटिंग एंट्रीज पास करनी है। तो थर्ड में को बोला है कि सोल्ड गुड्स टू योगेश, लिस्ट प्राइस है 50,000 और 10% का ट्रेड डिस्काउंट है। तो May 3 को आप सेल्स रिकॉर्ड कर दोगे, योगेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और आपको ध्यान रखना है ट्रेड डिस्काउंट सेपरेटली नहीं रिकॉर्ड होता। तो 50,000 रुपए की लिस्ट प्राइस था, 10% का ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया तो आ जाएगा आपका 45,000। फिर 7 मई को क्या हुआ, सोल्ड गुड्स टू रमन अगेंस्ट कैश, अलाउड कैश डिस्काउंट 2%। तो हमने गुड्स सेल करे रमन को, कैश पे करे, कैश पे करे, याद रखना है आपको, यहाँ पे डेटर का या आपके बायर का नाम लिख दिया है, लेकिन ये स्पेसिफाई कर दिया कैश में हुई है सेल्स, दैट मीन्स इसको आपको कैश सेल्स की तरह रिकॉर्ड करना है। अमाउंट बाय द वे है आपका 5,000 रुपए। तो बोलता है 5,000 रुपए की कैश में सेल्स करी, उसने हाथ के हाथ में क्योंकि कैश दे दिया तो हमने उसको 2% का कैश डिस्काउंट दे दिया। तो अब इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, कैश में आपको मिलेगा 4900, क्योंकि 5,000 की सेल्स थी, इसमें से कैश डिस्काउंट आपने दे दिया कितना, 2% का। तो 5,000 का जब आप 2% निकालोगे तो आ जाएगा 100 रुपए। तो यानी कि पैसा कितना मिला होगा हमें, 4900। तो 4900 रुपीज हमें कैश में मिल गया, 100 रुपए का हमने डिस्काउंट दे दिया, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हो गया, और सेल्स तो हमारी 5,000 रुपए की हो ही गई। 10 मई को अलाउड रिबेट टू योगेश फॉर एक्सेप्टिंग डैमेज्ड गुड्स। तो हमने जो ऊपर योगेश को सामान बेचा था, पता चला कि वो सामान कुछ खराब था, डैमेज था, तो हमने उसको 2,500 का रिबेट दे दिया। तो रिबेट की एंट्री तो मैंने ऑलरेडी एग्जांपल में डिस्कस कर दी, तो ये सेलर की बुक्स में हम एंट्री कर रहे हैं। तो सेलर के लिए क्या है, रिबेट अलाउड खर्चा है, तो रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिट, और योगेश का अकाउंट आपको क्रेडिट करना पड़ेगा क्योंकि आपके डेटर्स कम हो रहे हैं, और अमाउंट आपको दे रखा है 2,500 रुपए। रिसीव्ड कैश फ्रॉम योगेश ऑन अकाउंट 34,300, और अलाउड हिम डिस्काउंट 700 रुपए। सबसे पहली बात भाई, आपने क्या किया था, आपने 45,000 की योगेश को सेल्स करी थी, और उसमें से आपने फिर 2,500 रुपए का उसको डिस्काउंट दे दिया था। अब वो क्वेश्चन कह रहा है कि आपको योगेश से कुछ पैसा मिला, 34,300 का पैसा मिला, 700 रुपए का आपने डिस्काउंट दे दिया, और टोटल अमाउंट जो मिलना था वो 35,000 रुपए मिलना था, ये क्वेश्चन ने बोल दिया। दैट मीन जो 700 रुपए क्या है, 700 रुपए आपका कैश डिस्काउंट है, तो उसको आप अलग से डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट करके दिखा दोगे, और कितना कैश मिला 34,300, ये आप कैश अकाउंट में डेबिट कर दोगे, सिंपल। May 20 में क्या हुआ, बॉट गुड्स फ्रॉम कबीर, लिस्ट प्राइस है 40,000, तो 20% का ट्रेड डिस्काउंट है। तो सबसे पहली बात, परचेज दे रखा है, और आपके सेलर का नाम दे रखा है, और ये नहीं बताया कि कैश या बैंक की ट्रांजैक्शन, दैट मीन्स ये क्या है आपके लिए, कैश नहीं क्रेडिट परचेज हो जाएगी। और ट्रेड डिस्काउंट का भी आपको एडजस्टमेंट करना है, तो कैसे आप करोगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कबीर अकाउंट, ये एंट्री होगी, और आपका जो 40,000 है, 40,000 का परचेज था, ये रहा 40,000 की लिस्ट प्राइस थी, इसमें से आप ट्रेड डिस्काउंट दे दोगे 20% का, तो आप यानी नेट में एंट्री किस अमाउंट पे रिकॉर्ड करोगे, 32,000, दैट इज नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। 22 में गुड्स रिटर्न टू कबीर, लिस्ट प्राइस है 4,000, नॉट बीइंग एज पर स्पेसिफिकेशन, रिसीव्ड रिबेट फ्रॉम कबीर फॉर एक्सेप्टिंग डैमेज्ड गुड्स। तो इसमें आपको एक ही डेट पे दो दो चीजें बता दी है, एक तो उसने रिबेट की बात कर दी है, और दूसरी उसने बात कर दी है आपसे परचेज रिटर्न की। तो परचेज रिटर्न की एंट्री ऑलरेडी मैं अपनी पुरानी वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं। परचेज एंट्री की क्या एंट्री होती है आपकी, परचेज रिटर्न की, सॉरी, डेटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। तो डेटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, तो ये आपको अमाउंट जो लेना है 3200 का, ये कैसे कैलकुलेट होगा, ये आपको ध्यान से सुनना है। 4,000 की लिस्ट प्राइस का सामान आपने वापस किया है, 4,000 की लिस्ट प्राइस का आपने सामान वापस किया है, लेकिन इसमें से कुछ डिस्काउंट था। इसमें से डिस्काउंट कितना था, जो आपने परचेज करी थी इसमें आपको 20% का ट्रेड डिस्काउंट मिला था, तो 20% का इसमें अगर आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा 800 रुपए।
तो नेट में अमाउंट निकला 3200। तो एक्चुअली में कितने अमाउंट का आपने परचेज रिटर्न करा है? 3200 का, इसलिए अमाउंट आ जाएगा आपका 3200। सिंपल। 22 में सेम ही डेट पे आपको एक और चीज बोली थी कि कुछ हमको रिबेट भी मिल गया, तो रिबेट की एंट्री भी मैंने आपको अभी एग्जांपल में डिस्कस कर ली। कबीर को डेबिट कर दोगे और रिबेट रिसीव्ड इनकम है आपके लिए, तो उसको आप क्रेडिट कर दोगे। 3000 रुपए अमाउंट दे रखा है। 25 में कहता है पेड टू कबीर ऑन अकाउंट 9800 और कैश डिस्काउंट हमको मिल गया 200 रुपए का। तो सिंपल एंट्री हो गई इसकी। कबीर का अकाउंट है पूरे 10,000 रुपए से कम हो गया, सॉरी डेबिट हो गया, क्योंकि कबीर हमारा क्रेडिटर था तो वो अब हमारा खत्म हो रहा है। तो 10,000 रुपए से हम अपना क्रेडिटर कम कर देंगे। पे हमने एक्चुअली में 9800 किया है, तो कैश में उतना क्रेडिट किया और डिस्काउंट हमको मिल गया, कुछ कैश डिस्काउंट मिल गया। दिस इज व्हाट, दिस इज कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट मिल गया जिसको आपको सेपरेटली दिखाना होता है, और जो कैश डिस्काउंट मिला है वो मेरे लिए क्या है? इनकम है। तो 200 रुपए को आप क्रेडिट कर दोगे। 30th में लिखा है अमाउंट ड्यू फ्रॉम योगेश वॉज नॉट रिकवरेबल, इट वॉज टू बी रिटर्न ऑफ। तो योगेश से जो पैसा हमको मिलना था वो अब हमें नहीं मिलेगा। तो वो अब ये अमाउंट कैसा आएगा योगेश का, आपको देखना पड़ेगा। सारी चीजें आपको अमाउंट पहले निकालना पड़ेगा, कितना अमाउंट है। तो अमाउंट आउटस्टैंडिंग फ्रॉम योगेश, तो ये आपको कैसे निकालना है? योगेश को आपने सेल करी थी पहले 45,000 रुपए की, और फिर क्या हुआ था? फिर 2,500 रुपए का रिबेट भी दे दिया था आपने। तो 45,000 में से 2,500 ये कम हो गए थे और 35,000 रुपए की कुछ और पेमेंट मिल गई थी। तो 45,000 माइनस 2,500 और माइनस कितना, और कितना पैसा हमने मिल गया? हमें मिल गया था 35,000 रुपए, तो माइनस 35,000। तो ये जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये बच जाएगा अमाउंट 7,500 का। तो 45,000 की सेल थी, 2,500 का रिबेट दिया था और 35,000 रुपए आपको ऑलरेडी मिल गए थे, तो बच गए 7,500 रुपए। ये बोल दिया कि अब हमें ये नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली बोल दिया कि अब जो योगेश से बचा हुआ अमाउंट है वो अब नॉट रिकवरेबल है, तो ये आपको राइट ऑफ करना है। तो इसको हम बोलते हैं बैड डेट्स। तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू योगेश अकाउंट 7,500 रुपए। इस प्रकार से आपको सारी कॉन्सेप्ट्स की इकट्ठे एप्लीकेशन करनी है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं, सिंपली सिर्फ डेबिट क्रेडिट के रूल्स अप्लाई करने हैं, चीजों को आइडेंटिफाई करना है, अकाउंटिंग एंट्रीज ऑटोमेटिकली बन जाती है। इसी प्रकार से थर्ड ट्रांजैक्शन है आपकी बैड डेट्स रिकवर्ड की। व्हेन एनी अमाउंट इज रिकवर्ड फ्रॉम अ डेटर which was earlier written off as bad debt, it is known as bad debts recovered। तो कभी आपने पहले जो भी अमाउंट एज अ बैड डेट यानी एज अ नुकसान रिकॉर्ड कर दिया है, उस अमाउंट में से आपको कुछ मान लो रिकवर हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं बैड डेट रिकवर। तो ये क्या होता है? ये आपके लिए इनकम होती है, क्योंकि एक नुकसान था जो आपने ऑलरेडी अपनी जर्नल एंट्री में दिखा दिया था, अपने बुक्स में नुकसान दिखा दिया था, लेकिन अब उस नुकसान के अगेंस्ट आपको कुछ मिल गया वापस, इसलिए हमारे लिए हो जाती है इनकम, और इसको हम बोलते हैं बैड डेट्स रिकवर्ड। तो इसकी एंट्री क्या होती है? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपको पैसा मिल रहा है, और बैड डेट्स रिकवर्ड क्रेडिट करते हो, क्योंकि वो होती है आप लोगों के लिए इनकम। तो इसके ऊपर भी आपकी एक इलस्ट्रेशन है छोटी सी। इलस्ट्रेशन कह रही है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। पहला है 5,000 रुपए ड्यू फ्रॉम रमेश आर इरिकवरेबल। पहला तो हो गया कि रमेश से कुछ पैसा मिलना था 5,000 रुपए, वो अब इरिकवरेबल हो गया, यानी नुकसान हो गया, बैड डेट हो गया। तो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू रमेश 5,000। सोहन इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, रिसीव्ड फ्रॉम हिज ऑफिशियल रिसीवर 60 पैसा इन अ रुपी ऑन अ डेट ऑफ ₹10,000। तो इसका क्या मतलब है? ध्यान से सुन लो। 10,000 रुपए कुछ हमें सोहन से मिलने थे, लेकिन सोहन इंसॉल्वेंट हो गया, यानी अब सोहन लीगली ऐसी पोजीशन पे हो गया कि अब वो क्या, आपको कोई भी पैसा नहीं दे सकता, लेकिन उससे आपको फिर भी 60 पैसा मिल गया, रिकवर हो गया। तो इसकी एंट्री क्या होती है? वो ये बैड डेट्स ही है, लेकिन ये वो वाला है जिसमें आपको कुछ पार्शियली अमाउंट रिकवरेबल होता है। तो कितना अमाउंट रिकवरेबल है? 60 पैसा इन अ रुपी का मतलब क्या हो गया? हर 1 रुपए के बदले 60 पैसा। 60 पैसा इन अ रुपी का मतलब क्या हो गया? फॉर एवरी ₹1 60 पैसा विल बी रिसीव्ड। या फिर आपको सिंपली इसको बोल सकते हो 60%,
या फिर आप इसको सिंपली बोल सकते हो 60%, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, आपको पता है। तो हर 100 पैसे पे आपको 60 पैसे मिल रहे हैं। दैट मीन्स कितना परसेंट पैसा मिल रहा है? 60%। तो कितना पैसा मिल रहा था? 10,000। 10,000 का 60% आपको मिल गया, 6,000 रुपए आपको मिल गया, और 40% आपके लिए बैड डेट्स हो गया, दैट इज 4,000 रुपीज आपका नुकसान हो गया। तो आपकी एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट, 6,000, 4,000 एंड 10,000। थर्ड में बोल रहा है रिसीव्ड कैश फॉर अ बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर 700 रुपीज। तो कुछ बैड डेट्स हमने लास्ट ईयर रिकॉर्ड कर रखे थे, उसमें से हमको कुछ 700 रुपए मिल गया। तो 700 रुपए क्या है आप लोगों के लिए? इनकम है। तो कैश में 700 रुपए मिल गया और बैड डेट्स रिकवर्ड क्या है? आपके लिए इनकम है। तो उसको आपने अकॉर्डिंगली रिकॉर्ड कर दिया, कैश टू बैड डेट्स रिकवर्ड। तो बस इस प्रकार से इसकी अकाउंटिंग एंट्री चलती है। अब आपकी कुछ छोटी छोटी है ट्रांजैक्शंस और स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस, इसको भी मैं इसी वीडियो में कवर कर दूंगा। तो फोर्थ आ जाओ आप फटाफट से, गुड्स गिवन एज चैरिटी या डोनेशन। तो अगर आपने अपना कुछ स्टॉक में से सामान कुछ चैरिटी में या डोनेशन में दे दिया तो उसकी एंट्री होती है, बहुत सिंपल है ये, चैरिटी या डोनेशन अकाउंट डेबिट। इसको आप एक तरह से एक्सपेंस मान लो, इसको आप एक प्रकार से एक्सपेंस मान लो। और टू परचेस अकाउंट, क्योंकि आपको पता है जब भी आप गुड्स परचेज करते हो तो आप उसकी कॉस्ट कहां रिकॉर्ड करते हो? आप परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड करते हो। परचेज के टाइम पे आप उसकी कॉस्ट कहां रिकॉर्ड करते हो? परचेज अकाउंट में करते हो। और अब उस सामान में से आपने कुछ सामान डोनेट कर दिया, तो वो सामान में से आपने कुछ सामान दे दिया, इसलिए जो परचेज अकाउंट में आपने पहले डेबिट कर रखा था अब उसको आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो आप परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे विद द परचेज कॉस्ट अमाउंट। सिमिलरली गुड्स गिवन एज सैंपल्स, अगेन सेम फंडे पे एंट्री चलती है। गुड्स गिवन एज सैंपल जनरली एडवर्टीजमेंट के लिए किया जाता है या सेल्स प्रमोशन के लिए किया जाता है। जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा कई बार कई सारे रेस्टोरेंट्स कुछ सैंपल देते रहते हैं, या कई बार मैगजीन्स में कुछ छोटी छोटी सैशेज आ जाते हैं सैंपल के नाम से, तो इनको बोलते हैं गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल्स। तो ये बिजनेस के लिए क्या है? सिंपली एडवर्टीजमेंट का या सेल्स प्रमोशन का खर्चा है। तो खर्चे को आप कर देते हो डेबिट, और परचेज में क्योंकि आपने इसको कॉस्ट में रिकॉर्ड कर रखा होगा, परचेज अकाउंट में डेबिट कर रखा होगा, तो उसको आप कर देते हो क्रेडिट। लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट या फायर, आग लग गई आपके सामान आग में जल के खत्म हो गया, या फिर आपका चोरी हो गया सामान, तो उस केस में आपको कैसे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है? जर्नल एंट्री कैसे होगी? नुकसान की, लॉस है, इसमें तो नाम ही लॉस आ रहा है, लॉस को आप कर दोगे डेबिट। एंड अगेन जो परचेज अकाउंट में कॉस्ट डेबिट हो रखी होगी उसको आप क्रेडिट कर दोगे। तो एंट्री आपकी बन गई लॉस बाय थेफ्ट फायर डेबिट टू परचेज अकाउंट। और अगर मान लो फॉर एग्जांपल अगर आपको कुछ इंश्योरेंस से पैसा मिल गया, अगर आपको इंश्योरेंस से कुछ पैसा मिल गया, या आपको इंश्योरेंस से कुछ पैसा मिलने वाला है, या आपने इंश्योरेंस कंपनी के पास जाके कुछ क्लेम डाल दिया, क्लेम लॉन्च कर दिया, तो उसके इसमें एंट्रीज कैसे होती है? तो जब आप क्लेम लॉन्च करते हो इंश्योरेंस कंपनी के साथ, तो उस केस में आप एंट्री क्या करते हो? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, क्योंकि अब ये मेरे लिए एसेट हो गया, इंश्योरेंस कंपनी से मुझे कुछ पैसा मिलना है, तो इंश्योरेंस कंपनी का अकाउंट आप डेबिट कर देते हो, और जो नुकसान आपने ऊपर डेबिट कर रखा था उसको अब आप क्रेडिट कर देते हो विद द अमाउंट सो लॉन्च्ड। तो जो भी अमाउंट आपने इंश्योरेंस कंपनी के को बोला कि भैया इंश्योरेंस कंपनी हमारा सामान जल गया या चोरी हो गया, अब आपसे मेरे को इतना पैसा रिसीव होना है, तो एंट्री हो जाएगी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस। अब दो केसेस हो सकते हैं, जितना क्लेम आपने लॉन्च करा, मान लो मैं ऐसी हाइपोथेटिकल फिगर ले लेता हूं, मान लो मैंने 10,000 रुपए का क्लेम लॉन्च करा। अब इस केस में दो केसेस हो सकते हैं, या तो इंश्योरेंस कंपनी बहुत अच्छी निकले, वो बोले ठीक है जो 10,000 रुपए तुमने क्लेम लॉन्च किया पूरा का पूरा ठीक है, हम पूरा का पूरा 10,000 रुपए पूरा तुमको दे देंगे। तो अगर इंश्योरेंस कंपनी आपका पूरा क्लेम दे दे तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक में आपका पैसा आ जाएगा, और इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट को आप क्रेडिट कर दोगे क्योंकि अब आपकी एसेट खत्म हो गई। तो मैंने एग्जांपल लिया 10,000 का, लेकिन क्या प्रैक्टिकली ऐसा होगा? प्रैक्टिकली क्या इंश्योरेंस कंपनी को आप जितना बोलोगे पैसा देने वो दे देगी? वो आपकी बाप के नौकर तो है नहीं, वो अपने हिसाब से कैलकुलेशन करेगी। तो प्रैक्टिकली तो क्या होगा कि जितना क्लेम आप लॉन्च करोगे वो उससे कुछ कम ही आपको पैसा देगी। तो मान लो 10,000 की क्लेम में से इंश्योरेंस कंपनी ने 6,000 रुपए ही दिए, तो उस केस में आप एंट्री क्या कर दोगे? 6,000 रुपए का बैंक में पैसा आया होगा उसको डेबिट कर दोगे, और जो आपने ऊपर नुकसान रिवर्स कर दिया था, क्रेडिट कर दिया था, अब उसको आप वापस ले आओगे, क्योंकि अब वापस से नुकसान हो गया आप लोगों के लिए। तो जो 4,000 रुपए आपको नहीं मिले वो अब आप डेबिट कर दोगे, और इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट यानी आपका एसेट खत्म हो गया 10,000 रुपए से मेरे एग्जांपल में, उसको आप कर दोगे क्रेडिट।
तो इस प्रकार से इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट चलती है। सिक्स्थ है आपका ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स आपको अच्छे से पता है क्या होता है। जब भी बिजनेस से कोई ओनर सामान निकाल लेता है या पैसे निकाल लेता है फॉर पर्सनल यूज, उसको हम बोलते हैं ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स वो या तो कैश में या बैंक से कर सकता है, या वो कुछ गुड्स विड्रॉ करके ले जा सकता है। तो अगर इसकी तो एंट्रीज बहुत सिंपल है। अगर मान लो वो बिजनेस ओनर या प्रोप्राइटर कैश में या बैंक में से पैसा निकाल लेता है, तो एंट्री करते हो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। तो ड्रॉइंग्स को आप डेबिट करते हो, क्योंकि ड्राइंग से क्या होती है, कैपिटल आपकी कम होती है, और कैश को या बैंक को जैसे भी आप ड्राइंग्स कर रहे हो उसको आप कर देते हो क्रेडिट। और अगर मान लो हमने कुछ गुड्स विड्रॉ कर दिए, बिजनेस को ओनर ने कुछ गुड्स विड्रॉ कर दिए, तो ड्राइंग्स अकाउंट तो डेबिट होगी क्योंकि है तो ये ड्राइंग्स ही। लेकिन उस केस में आप क्रेडिट किसको कर दोगे, परचेज अकाउंट को, क्योंकि जो सामान पड़ा है उसकी कॉस्ट किसके अंदर आ रही है, परचेज अकाउंट के अंदर आ रही है। तो जो सामान अब आपने निकाल दिया तो उसको आप क्रेडिट कर दोगे, तो परचेज अकाउंट को आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो आपका सेवेंथ और मे बी लास्ट नहीं, एक और है, अभी छोटे छोटे दो बच गए और। सेवेंथ है आपका परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स अगर परचेज होती है तो क्या करते हो आप, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट। फिक्स्ड एसेट को आप कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर देते हो क्योंकि आपके लिए एसेट है, तो उसको आप डेबिट कर देते हो। और कैश बैंक को आप क्रेडिट कर देते हो अगर आपने कैश में परचेज किया है। और अगर आपने क्रेडिट में परचेज किया है फिक्स्ड एसेट को, तो सप्लायर के अकाउंट को आप क्रेडिट कर देते हो, क्योंकि ये क्या हो जाती है, लाइबिलिटी हो जाती है। और मान लो कुछ आपने सेल करा, तो ये एंट्री मैं एग्जांपल की हेल्प से बताता हूं। तो ये एंट्री हम छोटे छोटे एग्जांपल है मेरे पास दो तीन एग्जांपल है बल्कि, उन एग्जांपल की हेल्प से मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। तो पहला एग्जांपल ये है, फिक्स्ड एसेट की जो बुक वैल्यू आ रही थी आपके पास, वो आ रही थी 10 लाख रुपए की, और आपने इस फिक्स्ड एसेट को 8 लाख रुपए में सेल करा। यानी 10 लाख की फिक्स्ड एसेट आपने 8 लाख रुपए में, वो भी कैश में सेल करे। तो अब इसकी एंट्री कैसे बनेगी आपकी, आपको सिर्फ डेबिट क्रेडिट के रूल्स लगाने और कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ ये सोचना है कि इस ट्रांजैक्शन से मेरी क्या चीज बढ़ रही है, क्या चीज कम हो रही है, और फिर आपको डेबिट क्रेडिट के रूल्स अकॉर्डिंगली अप्लाई करके एंट्री बना देनी है। तो इसमें मैं बोलूं 8 लाख रुपए आपको कैश मिला, क्योंकि आपने 8 लाख रुपए में सेल करा, तो कैश में आपको 8 लाख रुपए मिला, तो कैश अकाउंट को आप डेबिट कर दोगे विद 8 लाख रुपीज। फिक्स्ड एसेट आपका खत्म हो गया, एसेट खत्म हो जाता है तो आप उसको क्रेडिट करते हो। और एसेट कितनी वैल्यू पे आ रहा था मेरी बुक्स में, 10 लाख रुपए में। और आपकी कॉमन सेंस भी ये बोलती है, अगर आप 10 लाख का कोई सामान या 10 लाख की कोई एसेट 8 लाख में बेच रहे हो, तो 2 लाख क्या है, नुकसान है। और नुकसान को आप क्या करते हो, डेबिट करते हो। तो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, जो आपके लिए नुकसान है, उसको आप कर दोगे डेबिट। तो मेरे इस एग्जाम्पल में हो गया 2 लाख रुपए। इसी बेसिस पे अगर मैं एग्जाम्पल 2 आपको दिखाऊं, बुक वैल्यू मैंने वही बोल रखी है 10 लाख रुपए, लेकिन यहां पे मैंने बोला फिक्स्ड एसेट सोल्ड टू मेसर शर्मा फर्नीचर ऑन क्रेडिट फॉर ₹14 लाख। तो 10 लाख के फिक्स्ड एसेट मैंने 14 लाख में बेच दिए, तो 4 लाख क्या है मेरे लिए, फायदा है, प्रॉफिट है या गेन है। तो इसकी आप एंट्री कैसे करोगे, सबसे पहली बात, यहाँ पे कैश में नहीं सेल किया मैंने, यहाँ पे मैंने क्रेडिट पे सेल किया है, क्योंकि मैंने स्पेसिफिकली लिखा है कि क्रेडिट पे सेल किया है। तो आपको मेसर शर्मा को करना पड़ेगा डेबिट, क्योंकि ये आपका एक एसेट हो गया एक प्रकार से। तो मेसर शर्मा फर्नीचर्स, इनसे आपको अब कुछ पैसा मिलना है, तो इसके अकाउंट को आप कर दोगे डेबिट 14 लाख रुपए से। 14 लाख रुपए आपको मिलने हैं मेसर शर्मा फर्नीचर से, उससे आप डेबिट कर दोगे। 2 करोगे फिक्स्ड एसेट अकाउंट, 2 फिक्स्ड एसेट अकाउंट। फिक्स्ड एसेट मेरी बुक्स में 10 लाख रुपए पे आ रहे थे, और 4 लाख रुपए का मेरा फायदा हो गया। फायदे को आप क्रेडिट करते हो, तो 2 गेन ऑन या प्रॉफिट भी बोल सकते हो, गेन या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट अकाउंट। ये हो गया मेरा फायदा 4 लाख रुपए का। तो इस प्रकार से आपकी एंट्रीज रिकॉर्ड होके चलती है। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा है मैंने, मैं रीड करता हूं इसको। एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू मेक द फिक्स्ड एसेट रेडी फॉर यूज इज ट्रीटेड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड इज डेबिटेड टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट दैट इज एडेड टू कॉस्ट। तो कोई भी ऐसा खर्चा जो आप फिक्स्ड एसेट पे करते हो, उसको रेडी टू यूज बनाने के लिए, उसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट करते हैं। दैट मीन्स कि उसको हम लोग
फिक्स्ड एसेट के एक्सपेंस की तरह नहीं ट्रीट करते, नॉर्मल एक्सपेंस अकाउंट में डेबिट नहीं करते, हम उसको फिक्स्ड एसेट अकाउंट में ही डेबिट कर देते हैं, यानी फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट में ही ऐड कर देते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया फ्रेट या इंस्टॉलेशन का खर्चा। तो एग्जाम्पल मैंने बना रखा है इस पे छोटा सा, ABC and company purchased a machinery for rupees 90,000. It paid rupees 500 as freight and 1,500 as installation charges. तो आपका दिल कहेगा कि चलो हमने परचेज तो 90,000 रुपए की तो करी है, तो हम लोग फिक्स्ड एसेट में 90,000 डेबिट करेंगे, लेकिन हमने यहाँ पे कुछ खर्चा भी करा है जो करना जरूरी था टू मेक द फिक्स्ड एसेट या टू मेक द फर्नीचर रेडी टू यूज। तो ऐसे खर्चे को हम लोग कॉस्ट में ऐड कर देते हैं फिक्स्ड एसेट की। तो एट द एंड ऑफ द डे आपकी एंट्री कैसे बनती है, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, मतलब जिसमें भी आपने परचेज करा होगा, और जो अमाउंट आएगा इसमें, अमाउंट कैसे आएगा, 90,000 रुपए की परचेज प्राइस थी, प्लस हो गया आपका 500 रुपए का फ्रेट, प्लस 1,500 रुपए का इंस्टॉलेशन चार्जेस। आपकी एक्चुअली में जो कॉस्ट बन के आई वो बन के आई 92,000 की, तो आप 92,000 रुपीज फिक्स्ड एसेट में रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, इस बात का आपको बहुत ध्यान में रखना है। क्वेश्चन में कई बार आगे भी जाके इस प्रकार की एडजस्टमेंट आपको करनी पड़ सकती है। लास्ट बहुत छोटा सा पॉइंट है, मिसलिनियस या सन्ड्री खर्चे, दैट इज छोटे छोटे खर्चे, बड़े खर्चे नहीं, छोटे छोटे। जैसे आप कई बार क्या करते हो, बाहर जाके ऑटो पकड़ लेते हो, ऑटो पकड़ के चले जाते हो, 40-50 रुपए का वो खर्चा हो जाता है। अगर आप बैटरी रिक्शा ले लेते हो, वो शेयरिंग वाले ऑटो ले लेते हो, तो 10-20 रुपए वहां पे लगते हैं। छोटे मोटे पोस्टेज के खर्चे होते हैं 10-20 रुपए के टाइप के, कि आपको स्पीड पोस्ट कराना है या कोई भी चीज पोस्ट करानी है। तो ये जो छोटे छोटे अमाउंट के खर्चे होते हैं, चाय पानी का खर्चा, मान लो आपने अपने वर्कर्स पे या एम्प्लॉयज पे कुछ चाय पानी का खर्चा किया, 10-20 रुपए की चाय मंगवा ली, तो ये जो छोटे छोटे खर्चे होते हैं इनको हम बोलते हैं मिसलेनियस या सन्ड्री खर्चे। तो इनको मैं अब अलग अलग नहीं दिखाते कि भाई मैं छोटे छोटे हर ऑटो के खर्चे को अलग अलग नाम से दिखा रहा हूँ, चाय पानी के खर्चे को अलग अलग नाम से दिखा रहा हूँ। इनको हम एक अलग ही हेड में डाल देते हैं, छोटे छोटे खर्चे को, जिनको हम बोलते हैं मिसलेनियस या सन्ड्री एक्सपेंसेस। तो यही चीज देखो मैंने लिखी हुई है, दीज इंक्लूड पेटी एक्सपेंसेस, दैट इज एक्सपेंस ऑफ पेटी या स्मॉल अमाउंट्स, छोटे छोटे अमाउंट्स, जैसे रिफ्रेशमेंट हो गया, चाय पानी, पोस्टेज का खर्चा हो गया, ऑटो का खर्चा हो गया, जो कि छोटे अमाउंट है, मटेरियल नहीं है, नॉट इंपॉर्टेंट। तो इनको हम अलग अलग रिकॉर्ड करने की जगह एक ही हेड पे या एक ही अकाउंट में रिकॉर्ड कर देते हैं, और एंट्री तो आपकी वही बन जाती है। आपका फंडा वही है, डेबिट क्रेडिट के रूल्स वही अप्लाई होने, मिसलेनियस या सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, खर्चा डेबिट करो, टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जनरली आप मान सकते हो, अज्यूम कर सकते हो कि छोटे छोटे खर्चे आप कैश में करोगे, तो टू कैश अकाउंट आपने उसको क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको स्पेशल जो मिसलेनियस के खर्चे होते हैं रिकॉर्ड करके चलने पड़ते हैं, पेटी एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने पड़ते हैं। तो बस ये 8 स्पेशल ट्रांजैक्शंस मुझे इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करनी थी, एंड आई अंडरस्टैंड ये वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर हो गई है, लेकिन आपके लिए काफी, आई होप ये चीज एक क्लैरिटी बन गई होगी कि कैसे आपको जर्नल एंट्रीज बनानी होती है। एट द एंड ऑफ द डे योर डेबिट क्रेडिट रूल्स शुड बी क्लियर, आपकी जो अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन होती है वो क्लियर होनी चाहिए, तो आप अकॉर्डिंगली अपने आप ही जर्नल एंट्री बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको कोई भी चीज रटने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और इसी प्रकार के और वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन भी प्रेस कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने मेरी वीडियो यहाँ तक देखी है उन लोगों को धन्यवाद, मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ आपका दिन अच्छा रहेगा। प्लीज अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखें, हंसी खुशी रहे, एक दूसरे की मदद करें, और पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ाई करते रहे। मैं बहुत जल्दी एक और ऐसे वीडियो लेक्चर में आपसे दोबारा मिलूंगा। तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर।